जय हिंद टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 11 केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ रहे थे और केमिकल बॉन्डिंग में हमने जो स्टार्ट किया था वो आपको मैं अभी तक जो पढ़ा चुका हूँ वो बेसिक पॉइंट्स कुछ पढ़ा चुका हूँ। उन बेसिक पॉइंट्स में अगर आपको याद होगा तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग ऑक्टेट रूल के बारे में, केमिकल बॉन्ड्स के बारे में, लुईस स्ट्रक्चर के बारे में ये सब पढ़ चुके हैं ना। आई होप कि आपको पता होगा कि पढ़ा चुका हूँ। तो एक बार चीज़ों को रिकॉल करने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि आपको याद है, सब चीज़ें पता है, पहले से याद है। तो थोड़ा सा बस चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज डियर स्टूडेंट्स हम लोग टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग स्टार्ट कर चुके थे। टॉपिक टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, और टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग में जो सबसे पहला पॉइंट हमने स्टार्ट किया था वो था आयनिक बॉन्डिंग। क्या था? आयनिक बॉन्डिंग। दूसरा पॉइंट जो हमने स्टार्ट किया था, जो सेकंड पॉइंट हमको आपको याद आ रहा होगा, जो सेकंड पॉइंट मैंने स्टार्ट किया था वो था कोवलेंट बॉन्डिंग। और तीसरा बताया था मैंने आपको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट। आज के स्टूडेंट्स हमको इन्हीं बॉन्ड्स के बारे में डिटेल पढ़ना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं मुझे लगता है, बट फिर भी आप क्या पढ़े हैं ये तो आप ही बता पाओगे, बट फिर भी हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज आयनिक बॉन्डिंग, है ना। तो हेडिंग डालिएगा आयनिक बॉन्डिंग। टॉपिक इज आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। आयनिक बॉन्ड को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है। आयनिक बॉन्ड की डिफिनीशन डियर स्टूडेंट्स लिखिएगा। आपको पता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कि बॉन्डिंग दो तरीके से होती है, या तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से या तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पे जो हम पढ़ने चल रहे हैं डियर स्टूडेंट्स ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जरा सा आयनिक बॉन्डिंग की डिफिनीशन लिखिएगा। लिखिए आयनिक बॉन्ड्स या कोवलेंट आयनिक बॉन्ड्स के बारे में डिफिनीशन लिखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स के बारे में कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। लिखिए आयनिक बॉन्ड इज, आयनिक बॉन्ड, एक मिनट रुकिए, हाँ लिखिए, वीडियो कुछ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था, अब सही हो गया होगा। लिखिए आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड इज डिफाइंड as the bond formed between the bond formed between the atoms by the transfer of electron, by the transfer of one or more electron, ऐसे लिखेगा, by the transfer of one or more electron। और कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसा नहीं है कि इनर सेल का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो डेफिनेशन में आप क्या मार्क करोगे कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन द एटम्स बाय द ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और कैसे, कितना ट्रांसफर? वन और मोर, बाय द ट्रांसफर ऑफ वन और मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन to the other atom। किस लिए करता है? as to complete their outermost
as to complete their outermost octet and acquire stable nearest noble gas electronic configuration. Stable nearest noble gas electronic configuration. noble gas electronic configuration. So dear students, डिफिनेशंस में जो जो पॉइंट्स आए जरा उसको मार्क कर लिया जाए. सबसे पहला पॉइंट आया है कि बिटवीन द एटम्स. दूसरा पॉइंट जो हमारे लिए आया है वो आया है ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन. ट्रांसफर ऑफ वन आर मोर इलेक्ट्रॉन. तो केवल एक इलेक्ट्रॉन का नहीं हो सकता, होता 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो सकता है. डिपेंड करता है कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं. ट्रांसफर ऑफ वन आर मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन. कौन सा इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन. किस लिए? टू कंप्लीट देयर आउटरमोस्ट ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए. और किसके बराबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियर टू नोबल गैसेस. तो अगर कोई पूछे कि आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स क्या होता है, देन यू कैन से द आयनिक बॉन्ड्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड by between the atoms by the transfer of one or more valence electron to the other atom to complete their outermost octet and nearest noble gas electronic configuration. ये वर्डिंग अगर आप डिफिनीशन में नहीं लिखोगे तो आपकी डिफिनीशन यूनिक एंड पंक्चुअल नहीं होगी. तो डिफिनीशन ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि डिफिनीशन क्या है. क्लियर हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स की. अब इनका मतलब समझ लेते हैं. छोटा सा एग्जांपल जो मैंने ये बताया इन्हीं के बारे में डायग्राम समझते हैं. जैसे ये NaCl की बात कर रहा है, ये Na है और ये Cl है. ठीक है. सोडियम के आउटर मोस्ट में अगर इलेक्ट्रॉन देखा जाए डियर स्टूडेंट तो 281 होता है और इसके में होता है 287 होता है. तो इसमें 1 और इसमें 7. ठीक है. अब देखिए इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनने जा रहा है. कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड बनने जा रहा है. तो आयनिक बॉन्ड बनेगा कैसे? ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने, क्योंकि मेटल है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. एक चीज और ध्यान रखिएगा कि आयनिक बॉन्ड जो बनता है वो जनरली मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बनता है, वो भी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में बनता है. तो यहां पे क्या होगा? सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दिया, फाइनली ट्रांसफर कर दिया. इसके पास वो नहीं रह गया तो क्या बना? Na पे कौन सा चार्ज आ गया? प्लस, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया. और Cl पे कौन सा चार्ज आ गया? माइनस, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया. अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन. इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा नेगेटिव और पॉजिटिव एंड की वजह से, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं. क्लियर है? क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं. ध्यान रखिए. और जरा सोडियम के इलेक्ट्रॉन देखिए, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या हो गया? आउटर मोस्ट में 2,8 रह गया और इसके आउटर मोस्ट में 288 रह गया. अब अगर 28 की बात करें तो नियरेस्ट नोबल गैस डियर स्टूडेंट्स नियॉन आती है, और इसकी बात करें तो इसकी नियरेस्ट नोबल गैस जो आती है वो आर्गन आती है. तो मैंने जो डिफिनीशन लिखाई वो डिफिनीशन इस एग्जांपल से प्रूव होती है कि when two atom gets combined by the transfer of one or more electron. कौन सा इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन. देखिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं. वैलेंस इलेक्ट्रॉन देन एंड एक्वायर्स आउटरमोस्ट 8. यानी कितने इलेक्ट्रॉन एक्वायर किए इसने? आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन और उसके नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर हो गया. हुआ कि नहीं हुआ? तो ये डेफिनेशन के साथ साथ आपका एग्जांपल भी आपको पता चल गया. ठीक है डियर स्टूडेंट. तो अगर मैं आपसे एग्जांपल पूछूं
कि डिफाइन आयनिक बॉन्डिंग या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग, और आप ये डिफिनेशन नहीं लिखोगे तो मार्क्स शुड बी डिटेक्टेड। कटना चाहिए नहीं कटना चाहिए? एकदम कटना चाहिए, क्योंकि आपने डिफिनेशन फॉलो नहीं की, एग्जैक्ट डिफिनेशन फॉलो नहीं की, डिफिनेशन सही होनी चाहिए। क्लियर है? कल मैंने एग्जाम्पल शायद बनाने के लिए आपको दिया भी था और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने इसको बनाया भी था। बनाया था कि नहीं बनाया था? बनाया। अब डियर स्टूडेंट्स, इसको क्या बोलते हैं? ये जो बॉन्डिंग हुई, इस बॉन्डिंग को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्लियर है? तो डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब अगला क्वेश्चन ये है, इसी के साथ डेफिनेशन क्लियर हो गई, क्वेश्चन ये है कि आयनिक बॉन्ड बनता कैसे। तो आइए देखते हैं, या यूं लिख लीजिएगा, कंडीशन फेवर्स द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। हेडिंग डालिएगा, कंडीशन फेवर्स द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, या फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। हेडिंग डाल दीजिएगा, फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या डालेंगे? फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। तो पहली फेवरेबल कंडीशन लिखिएगा डियर स्टूडेंट्स। आपको पता है कि हमको क्या क्या चाहिए किसी भी आयनिक बॉन्ड के बनने के लिए। हमें केटायन बनाना है, हमें एनायन बनाना है। ऐसे समझिए, हमें आयनिक बॉन्ड बनने के लिए केटायन बनाना है और एनायन बनाना है। तो केटायन कब आसानी से बनेगा? जब उसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा। एनायन कब आसानी से बनेगा? जो जितनी तेजी से वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो फेवरेबल कंडीशन क्या हुई? ऐसे मेटल एटम जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू, अब कहेंगे सर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्यों बोल रहे हो? तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी वो फेनोमेना है जिसकी वजह से किसी पे क्या आता है? नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आता है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू जितनी लो होगी उतनी कम एनर्जी हमको लगानी पड़ेगी और उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन हमने पढ़ी है। आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डिफाइंड एज the removal of an electron from an isolated gaseous atom। ये तो पढ़े हैं, आइसोलेटेड गैस एटम से कैसे एक एटम एक रिमूव करते हैं, ये हमको पढ़ना है। तो पहली जो फेवरेबल कंडीशन है कि जो मेटल आयन होना चाहिए, जो मेटल एटम होना चाहिए, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होनी चाहिए। लो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल एटम। मेटल एटम की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। तो वो फेवरेबल कंडीशन होगी, या यूं कह लीजिए इलेक्ट्रॉन लूजिंग प्रॉपर्टी हाई होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन लूजिंग प्रॉपर्टी हाई होनी चाहिए। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना तेजी से वो करेगा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू उतनी लो होगी, और आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू जितनी लो होगी आप जानते हैं वो उतनी तेजी से कैटायन में कन्वर्ट होगा, और जितनी तेजी से कैटायन में कन्वर्ट होगा क्या हो जाएगा? मेटल आयन में। तो पहली फेवरेबल कंडीशन अगर बोले आयनिक बॉन्ड के लिए तो वो क्या है डियर स्टूडेंट्स? सिंपल सी बात है कि लेसर द आयनाइजेशन एंथैल्पी, नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट फेवरेबल कंडीशन इज लेसर द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एन एटम, lesser the ionization enthalpy of an atom, lesser the ionization enthalpy of an atom, lesser the ionization enthalpy of an atom, the greater is the ease of losing the valence electron, the greater is the ease of losing the valence electron, losing the valence electron. Therefore metal which have, नोट करिएगा, डबल डॉट में लिखेगा, therefore metal which have lower ionization enthalpy value, metal which have lower ionization enthalpy value have greater tendency to form ionic bond। इसको मार्क कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। तो जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू लो होगी उसकी आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी सबसे हाई है। क्लियर है? चलो दूसरी कंडीशन, तो पहला कंडीशन तो क्लियर हो गया होगा।
दूसरा कंडीशन है, हमको बनाना है एनायन। क्या बनाना है? एनायन। अब आप याद करो एनायन के लिए मैंने क्या कंडीशन बताई थी कि एनायंस कैसे बनता है, सबको पता होगा। एनायंस बनने के लिए डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टर्म आता है। कौन सा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और एनायन तभी हाइयर बनता है जब वो इलेक्ट्रॉन तेजी से एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन तेजी से कब एक्सेप्ट करता है? कौन डिसाइड करता है? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू। जैसे पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू किसकी होती है? आप सबको पता है हैलोजन में क्लोरीन की होती है। और ओवरऑल एटम देखा जाए, ओवरऑल पीरियोडिक टेबल देखा जाए ग्रुप वाइज, तो ग्रुप 17 की होती है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी अगर आयनिक बॉन्ड बनाने की किसी की होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के टर्म में हैलोजेंस की होगी। किसकी होगी? हैलोजेंस की। तो आप कह सकते हो कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू ऑफ एनायन ऑफ एटम क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। क्या बोला हो? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसे कहते हैं? सबको पता है कि जो एटम जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, उतनी तेजी से एनर्जी बाहर निकालेगा। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी इसकी जितनी हाई होगी, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी और उतनी तेजी से वो एनायन बनाएगा। तो पॉइंट नोट करिएगा, सेकंड फेवरेबल कंडीशन। सेकंड फेवरेबल कंडीशन नोट करिएगा डियर स्टूडेंट्स, हायर द वैल्यू ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, higher the value of negative electron gain enthalpy, greater will be the ease of formation of anion. Greater will be the ease of formation of anion. Greater will be the ease of formation of anion. बात समझ में आई? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जितनी हाई होगी उसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी उतनी क्या होगी? हाई। ठीक है, तो लास्ट स्टेटमेंट लिखिएगा, क्लियर हो जाना चाहिए। इससे क्या क्लियर होता है? फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, देखिए, फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन द एलिमेंट विच हैव हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू, हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू फॉर्म आयनिक कंपाउंड। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू किसकी होती है? सबको पता है। क्या है? सबसे नेगेटिव होती है क्लोरीन की। ये मैं बता चुका हूं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूरे ग्रुप की बात करें तो ग्रुप 17 की। तो अगर मैं कहूं कि सबसे मोस्ट स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड अगर किस ग्रुप के बीच में बनेगा, तो सबसे मोस्ट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ग्रुप फर्स्ट ए, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, और ग्रुप 17 के बीच में बनेगा। क्योंकि ग्रुप फर्स्ट जो है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उसकी आंशिक एंथैल्पी की वैल्यू सबसे लो होती है, और ग्रुप 17 जो है उसकी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू सबसे हाई होगी। मतलब आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए जो फेवरेबल कंडीशन डीएसएन निकल के आई कि आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू स्लो होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए, तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। तीसरी कंडीशन आइए देखते हैं। तीसरी कंडीशन फेवरेबल कंडीशन है हायर लैटिस एंथैल्पी। तीसरा पॉइंट है हायर लैटिस एंथैल्पी। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये लैटिस एंथैल्पी क्या होता है? पहले ये समझा दीजिए, तब हम कहें कि सर हायर और लोअर का मतलब क्या होता है कि नहीं? तो आप देखते हैं पहले कि सर हायर लैटिस एंथैल्पी क्या होती है। एक चीज और डियर स्टूडेंट्स मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस वीडियो को आपको ऑफलाइन अपलोड करने की जरूरत है? अगर है तो बताओ, करूं, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है इसका। तो मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वीडियो को वॉच ही नहीं करते। आज देखिए 51-52 स्टूडेंट्स जुड़े हैं, वही मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि वीडियो को प्रॉपरली देखते हैं। तो अगर आपको वीडियो प्रॉपरली देखना है तो ठीक है, मैं अपलोड करूं, अदरवाइज क्यों मेहनत करूं कि आपको जो लाइव पढ़ाई रहा हूं तो फिर वीडियो अपलोड करने का कोई मतलब नहीं। तो कोई ऐसा है जिसको लगता है कि ये वीडियो अपलोड करने की जरूरत ना है तो ना अपलोड किया करो, ठीक है। लाइव सेशन में जब आप क्लास पढ़ ही रहे हो तो ऑफलाइन वीडियो फिर इसको प्रोवाइड करने का कोई मतलब नहीं, ठीक है।
तो आपके जो जो मित्र हैं और लोग हैं उनको बताइए कि वीडियो अपलोड करने का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको लाइव पढ़ा रहा हूँ तो वो लाइव जुड़े, लाइव नहीं जुड़ेंगे तो मैं ऑफलाइन वीडियो नहीं प्रोवाइड करूँगा। तो मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो ऑफलाइन वीडियो नहीं अवेलेबल होने की वजह से ऑनलाइन वीडियो में नहीं आ रहा है। और आपको पता है, सर ने आपको बताया भी होगा, अटेंडेंस जरूरी है। तो अटेंडेंस के लिए जुड़िए, साथ साथ अनुभव के लिए जुड़िए कि सर जो पढ़ा रहे हैं उसका क्या अनुभव है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये उठता है कि लैटिस एंथैल्पी क्या होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लैटिस एंथैल्पी, और देखते हैं लैटिस एंथैल्पी क्या होती है। लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी कहीं कहीं बुक में आपको यू से लिखी हुई मिलेगी, कहीं कहीं ई से लिखी हुई मिलेगी। कंफ्यूज मत नहीं होना है कि लैटिस एंथैल्पी होती क्या है। ठीक है, तो लैटिस एंथैल्पी आयनिक कंपाउंड पे एप्लीकेबल होती है। पहला पॉइंट तो ये दिमाग में रखिए। देखिए, सपोज दैट ये एक आयनिक कंपाउंड है MX। ठीक है, MX एक आयनिक कंपाउंड है जो कि सॉलिड स्टेट में है। किसमें है? सॉलिड स्टेट में है। और ये MX एक कंपाउंड है जो कि सॉलिड स्टेट में है। आपको कितना मोल है, यहाँ पे कितना लिखा है? 1 मोल। 1 मोल आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो 1 मोल आयनिक कंपाउंड को आइए देखते हैं। ये क्या है? ये 1 मोल गैसियस केटायन है। और ये क्या है? 1 मोल गैसियस एनायन। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे लैटिस एंथैल्पी क्या होती है तो रट्टा नहीं मारनी। यहां देखिए सामने लिखा हुआ है क्या कि सर किसी भी आयनिक कंपाउंड के केस में लैटिस एंथैल्पी जब यूज होता है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखिए, लैटिस एंथैल्पी की 2 डेफिनेशन है। लैटिस एंथैल्पी की कितनी डेफिनेशन? 2 डेफिनेशन। पहला, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, और दूसरा है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। 2 टर्म आएगा। क्यों? क्योंकि लैटिस एंथैल्पी इधर से इधर भी एप्लीकेबल है और लैटिस एंथैल्पी इधर से इधर भी एप्लीकेबल है। तो लैटिस एंथैल्पी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड और अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज दोनों ही कंडीशन में आती है। कैसे? ये क्या है? 1 मोल आयनिक कंपाउंड है इन सॉलिड स्टेट। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू break 1 mole ionic compound in their solid state into their gaseous state या gaseous constituent ions in 1 mole gaseous constituent cations and anions is known as lattice enthalpy. तो lattice enthalpy की definition क्या है dear student? The amount of energy required to break 1 mole of ionic compound in solid state into 1 mole gaseous cation and 1 mole gaseous anion is known as lattice enthalpy. Lattice enthalpy की definition clear है dear students? The amount of energy required to break, किसको break करना है? 1 mole ionic compound in solid state into its gaseous constituent, that is 1 mole gaseous cation and 1 mole gaseous anion is known as lattice enthalpy. Lattice enthalpy की definition clear हो गई dear students? इसी को उल्टा चलते हैं, इसी को ठीक रिवर्स चलते हैं। रिवर्स देखो, इधर से वाली बात कर रहे हैं, इधर वाली। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, क्या? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल गैसियस केटायन and 1 mole gaseous anion gets combined together and form 1 mole of ionic compound in solid state is known as lattice enthalpy. तो lattice enthalpy की कितनी डिफिनेशन है स्टूडेंट्स? 2 डिफिनेशन है। आपको एक पॉइंट मैंने बताया था कि एनर्जी और स्टेबिलिटी का रिलेशनशिप आपको तो पता ही होगा कि एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। एनर्जी की वैल्यू जितनी कम होगी, स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो आयनिक कंपाउंड बनने में जितनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। एनर्जी कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, है या नहीं? तो मतलब क्या हो गया? अगर आपसे कोई पूछे लैटिस एंथैल्पी क्या होगी तो रट्टा नहीं मारना। आपके सामने डिफिनेशन है सर कि the amount of energy required to break 1 mole of ionic solid into its gaseous 1 mole cation and 1 mole anion is known as lattice enthalpy. या रिवर्स चलते हैं, the amount of energy released when 1 mole of gaseous cation and 1 mole of gaseous anion combine to form 1 mole of ionic solid.
क्लियर है स्टूडेंट्स? तो लैटिस एंथैल्पी की डिफिनेशन कितनी हो गई? 2। क्या क्लियर है? अगर क्लियर है देन प्लीज रेज योर हैंड। ये स्टूडेंट्स अगर डिफिनेशन क्लियर है तो प्लीज रेज योर हैंड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। डिफिनेशन क्लियर हो गई? रटना नहीं पड़ेगा ना? बिल्कुल ही रटना पड़ेगा। चलो ठीक है, यही चाहता हूं मैं कि रटना ना पड़े, डिफिनेशन कॉन्सेप्ट बैठ जाए। क्लियर है? चलो, तो लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू आपको मैंने जो बताया तीसरा वाला फेवरेबल कंडीशन, वो क्या था? तीसरा वाला फेवरेबल कंडीशन आपको क्लियर हो गया होगा कि तीसरे वाली जो फेवरेबल कंडीशन है वो ये है कि जितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाएगी उतना ज्यादा हमारे कंपाउंड की एनर्जी कम हो जाएगी, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। क्लियर? तो तीसरा पॉइंट जो मैंने आपको फेवरेबल कंडीशन दिखाया था कि लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बहुत ज्यादा होनी चाहिए। जितनी ज्यादा लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू होगी इसका मतलब उस कंपाउंड के फॉर्मेशन में उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है। डियर स्टूडेंट्स, हम जब इसके बारे में लैटिस एंथैल्पी का एक कॉन्सेप्ट और आएगा जब मैं आपको अलग से थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा। वो पूरा एक चार्ट है, वो जिसको आप कहते हैं बॉर्न-हैबर साइकिल। तो बॉर्न-हैबर साइकिल का कॉन्सेप्ट हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो उसको वहां पे पढ़ेंगे, परेशान मत होइएगा। लेकिन अभी कैसे ये लैटिस एंथैल्पी कैलकुलेट करते हैं ये भी हमको पढ़ना है। ठीक है, तो 3 फेवरेबल कंडीशन आई होप कि डियर स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गई होगी। पहली फेवरेबल कंडीशन, पहला क्या होना चाहिए कि आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू लो होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू हाई होनी चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए? आपको बताया कि लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू हाई होनी चाहिए, मतलब लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, मतलब जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ज्यादा कंपाउंड हमारा स्टेबल होगा। मतलब 3 फैक्टर आपके सामने आ गए। क्या क्या? कि सर आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू लो होनी चाहिए, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हाई होनी चाहिए, और लैटिस एंथैल्पी दैट इज यू की वैल्यू जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? हाई। ये 3 कंडीशन आपके लिए फेवरेबल कंडीशन है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए कौन सी कंडीशन फेवरेबल है? आई होप कि डियर स्टूडेंट्स आप समझ गए। क्लियर है? चलो, तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, किसके किसके बीच में बनता है, कौन सा ग्रुप है जिसके बीच में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। बस आज तक का टॉपिक क्लियर है। आयनिक सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये आज का होमवर्क है। आप एक शॉर्ट नोट लिख के मुझे दिखाओगे व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड, जिसपे कि हम शाम को डिस्कशन करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस का कि आयनिक सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो मेरे पास आज का जो आपके लिए होमवर्क है वो है व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड। प्लीज नोट दैट द होमवर्क एंड कंप्लीट इट इन गिवन प्रॉपर टाइम। आई होप कि क्लासेस आपको अच्छी लग रही होंगी, लाइव क्लासेस मेरी समझ में आ रही होंगी, आपको लाइव क्लासेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। ठीक है, दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल बहुत बाद में ज्वाइन किए हैं, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि सर मेरे साथ मैं फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा हूँ, सेकेंड चैप्टर नहीं पढ़ा हूँ। तो ऐसे बच्चों के लिए मेरे कुछ वीडियो लेक्चर हैं, कुछ मैंने ऐसे डायरेक्ट आपको वीडियो अवेलेबल करा दिए थे। तो वो वेट करें कि रिवीजन क्लास जब स्टार्ट होगी तो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, परेशान मत होइए। फिर भी आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। Thanks to dear students. Thank you. Thanks for watching my video. Thank you.